चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्या है एक्सप्लेनेशन किसकी भैया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। अब ये टॉपिक जो जितना आपको नाम से दिख रहा है ना उतना ही बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। जो हमने आपको ऑलरेडी बातें बताई चुके हैं वही सब रिपीट यहाँ पे होंगी, क्योंकि जब मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था तभी से मैं वही बातें आपको बताते आ रहा हूँ जो कि अब ये यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। कैसी बातें, मैं आपको ये नहीं बताता था कि भाई जो आपका एक न्यूक्लियस है, फिर एक आपका सेल है, फिर एक दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन आपका जब एक सेकंड सेल में जाएगा तो एनर्जी लेगा, फिर जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यही सारी बातें आपको क्या है यहाँ पे भी लिखी गई हैं, बस उनको थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्म में बता रहे हैं वो किस तरह से। आप देखिए जरा, तो लाइन स्पेक्ट्रम जैसा हमने ऑब्जर्व किया था, जो केस था हाइड्रोजन एटम का, जो कि हमने सेक्शन 2.3.3 में पढ़ चुके हैं। तो अब वो थोड़ा क्वांटिटेटिवली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बोहर का जो मॉडल है उससे रिलेट करके, जो कि मैंने जैसा आपसे कहा पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब जैसा कि एजम्पशन था उसका या पोस्टुलेट था बोहर का दूसरा वाला, उसमें वो क्या कह रहे थे कि भाई जो भी आपकी क्या होती है रेडिएशन एनर्जी रहती हैं, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती हैं किसी इलेक्ट्रॉन में, तो उसको वो इलेक्ट्रॉन को करा देती है, मूव करा देती हैं अपनी ऑर्बिट से ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कहाँ पे, एक ऑर्बिट ऑफ हाइगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मतलब इसका सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये कहता है कि जैसा वो आपका एन वन में है, मतलब एन की वैल्यू जहाँ पे वो वन में है, तो वो आपका कहाँ पे चला जाता है, एन टू पे चला जाता है या फिर एन थ्री पे चला जाता है। यही तो होता है आपका, है ना। और एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, वो सेल है। ठीक है, समझ गए, सेल कह लो ऑर्बिट कह लो एक ही बात है। आगे देखिए, तो वेयर एस अब आगे बोल रहा है कि बल्कि रेडिएशन जो एनर्जी जो कि इमिट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाइगर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। मतलब वही है कि जो आपका एन की वैल्यू जैसे 2 है, तो वो 2 से कहाँ पे आएगा, वो आपका एन की वैल्यू 1 पे आएगा। मतलब कि वो आपका मान चलो इस तरह से न्यूक्लियस है, एक सेल है और एक दूसरा सेल है, तो इलेक्ट्रॉन मान चलो यहाँ था तो वो यहाँ पे चला गया। तो जब वो जैसे एन 1 पे था वो आपका, तो वो एन 2 पे चला गया। तो जब वो एन टू से फिर जब वो वन में आता है तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं एमिशन होना। तो जो एनर्जी का गैप आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है, उसको हम यदि निकालना चाहें तो इक्वेशन क्रिएट होती, जो कि होती डेल्टा ई इजकल टू एफ ई एफ, जो है ई एफ यहाँ पे फाइनल एनर्जी है, और माइनस का ई आई जो कि है इनिशियल एनर्जी, जो कि हमने अभी बोहर का जब हम मॉडल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन पे आए जो कि हमारी 2.13 थी और 2.16। तो उसको यदि आप ध्यान देंगे तो 2 पॉइंट आपकी वो कौन सी थी, 13 वाली। तो 13 वाली को आप देख लो पहले तो क्या था उसमें। ठीक है, एक बार देख लें जरा 2.13 में क्या था आपका। ठीक है, ये रही वो आपकी, ये है 2.13, ये रही। अब इसको जो है आपको ये 2.13 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि ई जो एन है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का आर एच ओवर का एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हमने करा यहाँ पे देखो, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। अब वहाँ पे जो हमारा क्या था, जो ई फाइनल वाले में, तो हम एन की वैल्यू फाइनल वाली रख देंगे, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। और जो ई आपका कौन सा है, इनिशियल वाला, तो वहाँ पे हम एन की वैल्यू आई रख देंगे, वहाँ पे हम पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और एन आई और एन एफ क्या है आपके, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट है आपकी, जहाँ से वो एनर्जी ले रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल में जाने वाला सेल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, तो स्टैंड कर रहा है इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन इस तरह से बनेगा कि हम यहाँ से जो आर एच है उसको ले लेंगे कॉमन। बनेगा क्या आपका इस तरीके से, जहाँ पे आर एच जो है मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपको आर एच एस डॉट एच सी पूरा यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो वो हमारा पूरा इतनी इतनी वैल्यू होती वो हम ले लेंगे यहाँ पे, और ये पूरा इस तरह से रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, डेरिवेट करके उसको बना ली। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन मोमन आ रहा है वो देख लो। तो यहाँ से आपको ये मिल गया, एनर्जी आप निकाल लोगे यहाँ से ईजिली, है ना। अब बस आपको क्या करना है कि कौन से वो सेल से किस सेल में जा रहा है, बस आपको वो पता होना चाहिए। आप जो है टोटल चेंज निकाल लोगे एनर्जी का कितना आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, है ना, एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी एवेल्युएटेड बाय द यूजिंग इक्वेशन। तो हम इक्वेशन का यूज़ करके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप कैसे बना है तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो ऐसे बना, हमने पढ़ा था जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है। तो हम इस तरीके से जो ई के जगह एच न्यू है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, ई ओवर का एच इक्वल टू न्यू हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे करा, देखो
ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये डेल्टा की जगह पे वही सारी वैल्यू रख देंगे हम अभी जो हमने ऊपर रखी है। तो जब वो वैल्यू रखेंगे तो इस तरीके से ये पूरा इतना इतना वैल्यू रखा जाएगा, एज इट इज रह जाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से एच की वैल्यू भी हम यहाँ पे डाल देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा कुछ इतना इतना निकल के जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यदि आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी वहाँ पे उसकी, तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो एक तो फॉर्मूला यहाँ पे ये मिल गया है, ये वाला, ये किसके लिए, एनर्जी निकालने का, और ये फॉर्मूला मिल गया जो कि है फ्रिक्वेंसी निकालने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला बना लिए। अब मान चलो आपको वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा कि आप फ्रिक्वेंसी वाली की वैल्यू रख दो। तो वेव नंबर क्या होता था आपका, वेव नंबर इक्वल टू 1 का लैम्डा, और दूसरे तरीके से लिखें तो ये होता था कि आपका लैम्डा का क्या होता है, 1/λ है, तो लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C/, का वी लिख सकता हूँ आपका। तो वी आपको ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, V/, का, ये वी बोल देता हूँ मैं इसको, न्यू है ना, तो न्यू/, का C। तो यहाँ से आप जो इसकी वैल्यू डाल दोगे यहाँ से, तो हमने वो डाल दी यहाँ पे देखो। तो ये पूरी डालने के बाद इस तरीके से मिल जाएगी हमको, और एज इट इज आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, और वो हमारी यहाँ पे हो जाएगी, और ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बन के जाएगी। ये जो इक्वेशन आपकी बनी है वो आपको क्या दे देगी, वेव नंबर दे देगी, ठीक है। देखिए अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़े बड़े लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है यहाँ समझने में, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। जब यहाँ पे ये कह रहा है ना हमसे कि जो एन एफ है वो आपका बड़ा होता है एन आई से, कब, जब आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इस बात को समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो अब ये तो आपको पता है आई और एफ क्या है, यहाँ पे आई है इनिशियल और एफ है फाइनल, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। अब देखो जरा, पहली बार ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है फॉर एग्जांपल। अब भाई यहाँ पे बताओ कि जब एब्जॉर्ब होगा, तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ पे एन आई जो होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। एन आई सीधी सी बात है क्या होगा, एक होगा, क्योंकि जो नंबर मतलब हम देख रहे हैं कि इनिशियल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे इनिशियल कौन सा हमारा, जो कि ये वाला सेल है जिसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जो एन आई है, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ना वो आपका कौन, इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा तो इनिशियल पोजीशन से वो जा रहा है, तो इनिशियल पोजीशन की जो वैल्यू क्या है वो 1 है। तो हम क्या कहेंगे, एन आई यहाँ पे क्या है आपका 1 के बराबर है, बहुत बढ़िया। और जब कहाँ पे रहा वो आपका 2 पे, तो एन एफ की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब मुझे बताओ कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पे एन आई बड़ा है या एन एफ बड़ा है, तो आप कहेंगे सर एन एफ बड़ा है। तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो कि एन एफ जो होगा बड़ा होगा एन आई से। इतनी बात हमें क्लियर हुई। अगली बात समझो जब तक हम चार्ज लगा देते हैं लैपटॉप को। अब देखो जरा मैं क्या कह रहा था, तो अब ये केस बना। अब जब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है तब तो वो क्या होता है उसके लिए एन आई ये होता है और एन एफ आपका ये होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करते टाइम। लेकिन जब वो वहाँ से इमिट कर रहा होता है एनर्जी को, तो उसके लिए जो एन आई होता है वो ये वाली पोजीशन हो जाती है, ठीक है। कौन सी वाली पोजीशन, जहाँ से वो उसकी फाइनल थी वो उसकी एन आई हो जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना अपना, इसलिए वो उसकी एन आई ये हो जाएगी और एन एफ ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो अब यहाँ पे पूरा केस ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा सिंपली कि एन आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इस दौरान में 2 हो जाएगी, और एन एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसकी इमिट करने के दौरान में, एनर्जी छोड़ने के दौरान में ये होगी इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। तो अब बताओ, तो यहाँ इन्होंने यही तो लिखा है कि देखो ध्यान से कि वहाँ पे फिर एन एफ क्या, एन आई जो हो जाएगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी आपको लिख के बताया, देखो एन आई की वैल्यू 2 है और एन एफ की 1 है। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है। बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ हर एक चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है, एनसीईआरटी इस तरह से चीज़ें हवाबाजी करके निकल जाते हैं सब, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एन एफ की वैल्यू बड़ा होगा, वहाँ पे एन आई की छोटी होगी, वहीं पे इमिट के दौरान में उसकी क्या हो जाएगी आपकी, ये वाला केस बन जाएगा, एन आई ज़्यादा बड़ा होगा और एन एफ छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी पहली बात, तो जब ये वाला केस होगा वहाँ पे एनर्जी आप देखेंगे तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव इन द केस क्या है, मतलब वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाके हमारा होगा, और यहीं पे हमको एनर्जी मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव केस रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब जो एक्सप्रेशन था हमारा 2.17 वाला, कुछ कुछ सिमिलर है टू दैट ऑफ द यूज्ड हुआ था आपका रिडबर्ग में 2.9 में। अब आपको पहले तो आते हैं कि 2.17 में कौन सा था और 2.9 में कौन सा था, क्योंकि हमको कई बार भूल जाते हैं। पहले तो 2.17 देख लो। तो 2.17 ये वाला आपका तो बोल रहा है 2.9 के सेम जैसा ही है। 2.9 में हमने क्या पढ़ा था, चलते हैं ज़रा पीछे। तो ये हमने 2.9 में पढ़ा था, इधर देखो ये रहा।
अरे कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। कुछ कुछ सेम है आपका, है ना, बिल्कुल ही सेम है, आप ऐसे कह सकते हो इसको आप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी सेम क्यों है, उसका रीज़न देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ पे हमने जो उसको ड्राफ्ट करा है वो एम्पेरिकली करा है, मतलब कि हमने उसको प्रैक्टिकल वे में करा है, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके डेटा का, जो कि हमारे पास में अवेलेबल थे उस टाइम पे। फर्दर हम देखें तो हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है, वेदर आपकी वो एब्जॉर्प्शन में आपको दिखे या मिशन में स्पेक्ट्रम दिखे, कैन बी एसोसिएट हो सकती है पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम। मतलब कि वो ही है कि यार जो आपको स्पेक्ट्रम वो लाइन दिखती है ना अलग अलग जो आपकी आती हैं, तो उनको आप हाइड्रोजन एटम के उससे देख सकते हो, ठीक है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन के टाइम और एमिशन के टाइम पे आप उसको मैच करके देख सकते हो किस किस तरह की लाइनें आती हैं, और वो क्योंकि किस लिए आती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। बोल रहा है यदि हम केस देखें कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व हो सकते हैं और दस लीडिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब यही कह रहा है आपका कि हम हाइड्रोजन केस को देखें तो वहाँ पे हमको बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबल केसेस मिलते हैं, क्योंकि हमने तो अभी गिनी चुनी पढ़ी हैं। कैसे गिनी चुनी पढ़ी थी हमने, लगभग हमने पढ़ा था कि जब एन की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे थे 1 से लेके 5 तक या 6 तक, लेकिन आप इनको इन्फिनाइट तक रख सकते हो और वहाँ पे आपको अलग अलग लाइनें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन आने की, वो डिपेंड इस पे करेगी कितने नंबर ऑफ फोटोन के आपके सेम वेवलेंथ के या फिर फ्रिक्वेंसी के एब्जॉर्ब हो रहे हैं या फिर एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके वो आपका करेगा, ठीक है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फोटोन होते हैं वो निकलते हैं, तो कितने वो फोटोन ले रहा है और कितने फोटोन रिलीज कर रहा है वो होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने पढ़ा था ना, वही कुछ जैसा सीन यहाँ पे चलेगा। अब आपकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर हमारे लिए सब कुछ खेला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखिए, तो बोल रहा है कि आपका व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी बतानी है एंड वेवलेंथ बतानी है फोटोन की, जो कि इमिट कर रहा है। मतलब वो फोटोन आपका इमिट कब हो रहा है, जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, N5 से लेके N2 पे। अब ये क्या मतलब हुआ, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पहले ही से ही उसकी जो फाइनल पोजीशन है, मतलब कि अब इस दौरान पे देखो फाइनल कौन होगा और इनिशियल कौन होगा, तो ये जो 5 है ना वो आपका हो जाएगा एन इनिशियल। क्यों होगा एन इनिशियल, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आई की वैल्यू क्या हो गई 5 और एन एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, तो वही आपका होगा केस, ठीक है। ये देखो एन आई की वैल्यू 5 है, एन एफ की वैल्यू 2 है। अब आपको बस फॉर्मूला पुट करना, पता चल जाएगा। क्या क्या पूछा इसने, फ्रिक्वेंसी पूछा, वेवलेंथ पूछा है, तो बता देते हैं इसको। तो पहले तो हमने इसने एनर्जी निकाल ली, एनर्जी को हमने जो आपका फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला होता है उसमें डाल दिया, तो हमको यहाँ से वो मिल जाएगा सिंपल। ये हमको फ्रिक्वेंसी मिल गई, फ्रिक्वेंसी को हम वेवलेंथ में करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, ये फार्मूला बना बनाया होता है, उसमें हम इसको चेंज कर देंगे। देखो ये सारे फार्मूले याद कर लेना यार, है ना। इनका एक हम क्या करेंगे, आपको एक वीडियो लाएंगे, उसमें पूरे जितने भी फार्मूले हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, एक पेज में पूरे लिख के, तो वो हमको मिल जाएगा। अब बोल रहा है एनर्जी निकालिए जो कि एसोसिएट है किसके संग में, फर्स्ट ऑर्बिट जो कि है हीलियम का, और क्या रेडियस है वो निकालिए। तो यार बिल्कुल फॉर्मूला बेस पूछा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी किसकी E1 पे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम, ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल। अब इसमें क्या करना, हमको सिंपल एन की वैल्यू 1 रखनी है, जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है। अब जेड क्योंकि एटॉमिक नंबर है उसका वो, तो बस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर मिल गया। कुछ बड़ी बात नहीं यार, फॉर्मूले वाली बेस्ट चीज़ें हैं। और रेडियस भी निकालने का वही फॉर्मूला जो था उसमें कर दो आप, ठीक है। यहाँ से फार्मूला को जब हम पुट करेंगे तो हमारा एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू 2, ये वो निकल गया रेडियस और क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे आपका क्या लिमिटेशन क्या थी बोहर मॉडल की वो, तो अब चलो उसको भी देख लेते हैं ज़रा।